नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और मैं स्वागत करती हूं आप सबका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में, जहां हम बात करते हैं जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जो कि है हमारा करियर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि हम आप सबको बेहतरीन और लाभकारी करियर ऑप्शंस के बारे में बताएं, जो आपके जीवन में और आपके फ्यूचर में लाभकारी हो। और वैसे ही एक विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है करियर इन बायोटेक्नोलॉजी। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी है एक एक्सपर्ट गेस्ट, जो एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रजनी शर्मा की। तो सबसे पहले तो मैम, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे शो पर। धन्यवाद यशस्वी। तो अगर बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी दो बहुत ही अलग शब्दों से मिलकर बनता है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो को हम लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम साइंस से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो मिश्रण है, ये कैसे हुआ और वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? आपने खुद ही इन चीज़ों को खुद से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी मैं बताऊंगी कि जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जब हम लोग साथ में लाते हैं तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बनाते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम इसमें जीव कल्याण के बारे में बातें करते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, हम दोनों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग से भी एसोसिएटेड है। तो इनमें जो गैप आ जाता है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पूरा जितना भी टेक्निक्स जो हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल उनके प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना चाहेंगे। तो ये इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि इसे हम अलग अलग रंगों से दर्शाते हैं। अगर हम कहें लाल रंग यानी कि रेड बायोटेक्नोलॉजी, जब हेल्थ सेक्टर या मेडिसिन की बात करें, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जब हम एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी अगर हम मराइन लाइफ या एक्वा मरीन के बारे में बात करें, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि आज का जो युग है इसमें कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस बहुत है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज़ कर रहे हैं जीव विज्ञान में, पर्टिकुलरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, तो उसे हम गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम बायोएथिक्स की बात करते हैं, बायो वेपन्स की बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। इन सब चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है। इसके लिए है अलग ही ब्रांच है जिसे हम पर्पल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लॉ, पेटेंट्स, इथिकल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये आप एज इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट जो है वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी विषय है। ये तो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अलग अलग रंगों से डिनोट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को और अलग अलग फील्ड्स में इसका यूज़ है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्जैक्टली क्या पढ़ाई होती है इसमें? इसमें ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अलग अलग कलर कोड्स बताएं, तो आपने क्या देखा, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मराइन लाइफ की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो नॉलेज चाहिए हमें हर फील्ड से चाहिए। तो इसीलिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। जैसे कि हम लोग इसमें बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें सेल्स के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, अब हमारे अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उनका एक केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसे समझने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। बायोफिजिक्स, बायोलॉजी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, तो उसके लिए हम बायोफिजिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर हमारा और भी सब्जेक्ट्स है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पर भी पढ़ते हैं, जो कि ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे करते करते काफ़ी इसमें सब्जेक्ट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं। चाहे आप खाने की बात करें, जैसे कि आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं अपने खाने के साथ, यानी कि कर्ड, दही जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी एक बायोटेक का हिस्सा है।
जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? बायोटेक्नोलॉजी मतलब बहुत ही नया सुनने को लगता है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई? देखिए, ये नया सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ट्रेंड में अब आया, और ख़ास करके अभी जब हम लोग पेंडेमिक से गुजर रहे थे, तब इसे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया। वो इसलिए जब सब लोग डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, सब लोगों का निगाहें एक ही तरफ था, वो था बायोटेक और वैक्सीन कंपनी की ओर, जो कम्प्लीटली बायोटेक कंपनीज़ है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, जहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन का रोल आया। तब लोगों में थोड़ा जागरूकता हुआ कि हाँ, बायोटेक जैसा भी सब्जेक्ट है। पहले दशक में क्या होता था, बच्चे नीट की तैयारी किए, मतलब मेडिकल की तैयारी किए, नहीं हो पाया तो बायोटेक को एक सेकेंडरी विकल्प की तरह लेते थे। लेकिन अब बच्चे खुद आगे आकर के बायोटेक को एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि कोर्स करिकुलम में +2 लेवल पे भी बायोटेक जैसे अलग से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, कि बच्चे पहले से जाने कि हाँ, इसका क्या रोल है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अलग अलग इसके सब ब्रांचेस, शाखाएं हैं इनकी, तो जब तक उनकी जानकारी ना हो तब तक बच्चे उस सब्जेक्ट को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। तो हम इसे नया सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब ये लोगों को के सामने अपने आप को प्रूव कर चुका है कि हाँ, आई एम ऑल्सो अ सब्जेक्ट टू कैरी द करियर। तो आपने जैसे करियर की बात की, तो अगर करियर के बारे में बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है करियर के, क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बायोटेक में +2 के बाद से ही संभावनाएं उसमें शुरू हो जाती है। हम पहले ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल से भी इनमें बहुत सारे स्कोप है। यहाँ तक कि सरकार भी इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फंड्स देते हैं। ICMR बोले, DBT बोले या बायरेक बोले। अगर मैंने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया है तो मैं बायरेक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। बायरेक भी गवर्नमेंट संस्थान ही है जो फंडिंग एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर सितारे जैसे फंडिंग एजेंसी है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन करती है। आइडियाज़ का कोई लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आइडियाज़ किसी भी एज में आ सकते हैं। तो अगर +2 के बाद आपके पास कुछ आइडिया है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बायोटेक में, तो उसका क्या है कि आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस कीजिए। ऑल ओवर इंडिया से 30 से 40 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। और उन सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि भी वो बच्चे हैं, उनके पास आइडिया तो है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, क्या टेक्नोलॉजी उसमें डालें, इन सब चीज़ों को लेकर उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनमें से 10 बच्चों को चुना जाता है और उन्हें 1 लाख तक की फंडिंग मिलती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो +2 के बाद से ही उनका करियर एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी में। फिर अगर उनको इंटरेस्ट ऑब्वियसली जागेगा ही जब उनको फंडिंग एजेंसीज मिल रही हैं। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में भी अलग अलग स्कॉलरशिप्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। PhD के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उनको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो आप स्टार्टिंग से +2 के बाद से ही करियर में जो आप बोलते हैं मॉनेटरी इनकम जो है वो आना शुरू हो जाता है बायोटेक में। अच्छा, आपने +2 की बात की तो मैं +2 के बारे में जानना चाहूँगी, क्या साइंस के स्टूडेंट्स ही बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ाई कर सकते हैं या आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स का भी थोड़ा कोई स्कोप है? नहीं, ये बायोटेक्नोलॉजी में एक्सक्लूसिवली साइंस के ही स्टूडेंट्स आगे कर सकते हैं। इसमें भी 2 स्ट्रीम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी है, और BTech की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होना ज़रूरी है। अगर बायो हो तो और भी अच्छी बात है। और दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, दोनों का काफ़ी वेरी करता है तो दोनों ही साइंस बैकग्राउंड, लेकिन दोनों का अंदर वेरिएशंस है। BSc जो है आपका 3 इयर्स कोर्स है और BTech जो है वो 4 इयर्स कोर्स है। फर्दर क्या है, BSc में आप जो है जो टेक्निकल चीज़ें थोड़ा एज़ कम्पेयर टू BTech थोड़ा कम पढ़ते हैं। और जैसे मैंने गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि उसमें कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस आते हैं, वो कहीं ना कहीं BSc में लैकिंग होता है।
और बीटेक के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन्स होते हैं आईआईटी के थ्रू, जी मेंस एंड एडवांस के थ्रू, इसी के थ्रू वो बीटेक की ओर जाते हैं। काउंसलिंग होती है, उसके बाद उनको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। और बीएससी का जहाँ तक होता है, ज़्यादातर कॉलेजेस के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू बेसिस पे उनका सिलेक्शंस होता है। अच्छा, तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में होता है और एक बीटेक होता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क भी है। तो मैं थोड़ा सा बस ये जानना चाहूँगी कि ये जो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है और बीटेक है, ये दोनों का जो कोर्स ड्यूरेशन है और जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है? कैसे हम बीटेक में कोई कोर्स लेना चाहिए या फिर बीएससी में हमें कोर्स लेना चाहिए? देखिए, आजकल के डिमांड के अकॉर्डिंगली तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जिन्होंने अभी जैसे करंट बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने मैथ्स नहीं लिया है अपने कोर्स करिकुलम में, तो बीटेक के कोर्स का तो उनकी संभावनाएं कम हो जाती है। वैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो जिनके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी एडमिशन्स लेते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आप कोर्स करिकुलम देखेंगे बीटेक का, तो उसमें मैथमेटिक्स है। आपने 2 साल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आप चाहेंगे तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। दूसरा है कि बीएससी आपने बता ही दिया कि 3 साल का और बीटेक 4 साल का है। और जो तकनीकी चीज़ें हैं बीटेक के लिए, जैसे कि हम लोग उसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस इंक्लूड करते हैं। पर्ल फॉर बायोलॉजिस्ट होता है, आर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के और भी लेके जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, इतने सारे डाटाबेसेस बन चुके हैं जो इन सब के बिना अधूरा है। तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाले को मिल जाता है। इवन इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स से भी बात करें तो मैंने एक कलर आपको और नहीं बताया था, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जो इंडस्ट्रियल बायोटेक को डिनोट करता है। तो उसके लिए भी क्या है, जो कोर्स करिकुलम डिज़ाइंड है बीटेक का, वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करता है इंडस्ट्रियल फील्ड की ओर। बायो प्रोसेस जैसे एक सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा प्रेफरेंस बीटेक बायोटेक वाले को ज़्यादा दे देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीएससी वाले का करियर डाउन हो जाएगा या बीटेक करने से ज़्यादा हाइक मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनको थोड़ा और आगे फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। तो बीटेक को तो हम हमेशा इंजीनियरिंग के लिए जानते हैं, तो अगर कोई बीटेक बायोलॉजी करता है तो फिर उसके जो 11th-12th के कोर्स में बायो होना भी कंपलसरी है मैथ्स के साथ, या फिर जो लोग सिर्फ पीसीएम करते हैं वो भी बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं? बिल्कुल, जो पीसीएम करते हैं वो क्योंकि मैंने बताया कि इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो आईआईटी और या फिर जी मेंस जी एडवांस के थ्रू उनका एडमिशन होता है, काउंसलिंग होती है। जैसे कॉलेजेस अलॉट होते हैं बाकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे बायोटेक भी अलॉट होता है कि आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन टेक एडमिशन। तो ऐसा नहीं है कि आपको बायोलॉजी होना कंपलसरी है। और जो फर्स्ट ईयर होता है, अगर आप देखेंगे तो पूरे इंजीनियरिंग कोर्सेज़ का ऑलमोस्ट सेम कोर्स करिकुलम होता है। उसके बाद से उनका स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और जहाँ उनमें एक इंटरेस्ट जाग जाता है कि जीव विज्ञान की और क्या हम अपने तकनीकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। ये तो आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर किसी ने बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं भी लिया है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ाई कर सकते हैं। जी। तो कॉलेजेस की बात करते हैं कि अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे नामचीन कॉलेजेस हैं जिसमें हमें एडमिशन मिल सकता है जो हमारे करियर के लिए बेनिफिशियल हो? देखिए, बीटेक एंड बायोटेक के लिए तो आईआईटीज़ और जी मेंस के थ्रू भी जाते हैं। और वैसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं। उस हिसाब से तो आपका एनआईटी, आईआईटीज़ सारे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई होती है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल जी, उड़ीसा जी, गवर्नमेंट के, कर्नाटका जी, ये सब अलग अलग एग्जामिनेशंस है जिसके थ्रू बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया जा सकता है। और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिए भी ऐसा कोई नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं है। लेकिन जैसे किट का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अमिटी यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सब नामचीन कॉलेज हैं जहाँ पर बीएससी और बीटेक की पढ़ाई होती है।
और अगर झारखंड की बात की जाए तो क्या झारखंड में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आप बता सकती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए? जी बिल्कुल। झारखंड में मुख्यतः तो रांची ही एक बहुत ही बड़ा हब है बायोटेक का, जहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गए, रांची यूनिवर्सिटी, मारवाड़ी कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, एमिटी यूनिवर्सिटी, बीआईटी मिश्रा, इन सब जगहों पे बायोटेक की पढ़ाई होती है। और थोड़ा सा और अगर आगे जाए तो सेंट कोलंबस कॉलेज है हजारीबाग में, जहाँ पर बायोटेक की पढ़ाई होती है। तो कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है प्लेसमेंट। तो क्या प्लेसमेंट कॉलेज ख़त्म करने के बाद कॉलेज के थ्रू ही प्लेसमेंट मिलता है या खुद से जॉब अप्लाई करना पड़ता है? क्या मतलब जॉब के बारे में क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से जॉब मिलती है इस फील्ड में? देखिए, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी हो या बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हो, दोनों के केस में प्लेसमेंट्स पॉसिबल है आपका थ्रू कॉलेज। आप अपना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज आती है, शिप्ला है, डाबर है, अगर आप बहुत ही फेमस कंपनीज के नाम करें, जाइडस है। ये सारी कंपनियां आती हैं जो कैंपस प्लेसमेंट लेकर के जाती हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से वो बीटेक को लेके जाती हैं और एक लैब की तकनीकी चीज़ों के लिए वो बीएससी वालों को प्रेफरेंस देती हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो थोड़ा और अगर हायर स्टडीज़ कर ले, जैसे कि बीटेक के बाद एमटेक कर ले, बीएससी के बाद एमएससी कर ले, तो जो पैकेज होगा वो थोड़ा रिचर हो जाएगा। अभी होगा वो थोड़ा कम पैकेज मिलता है, लेकिन मिलता है। तो अगर आपको ऐसी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है तो मेरा प्रेफरेंस तो यही रहेगा कि पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लें, पीएचडी कर लें उसके बाद। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि पढ़ाई को कंप्लीट करनी है अपनी, तो ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक के बाद आप पे अगर आप एमटेक करना चाहें तो बर्डन आ जाता है। उसके बाद भी आपको फेलोशिप मिलता है। जैसे कि अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो उसमें एमटेक करने के लिए आपको फेलोशिप मिलता है। बीएससी के बाद भी ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे फेलोशिप्स हैं। वुमेंस के लिए भी एक अलग फेलोशिप्स है। तो सरकार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वुमेंस को भी प्रोत्साहित करती है कि इस तरीके के तकनीकी विषय पर अध्ययन करें। यहाँ तक कि अगर आप एमएससी में किसी यूनिवर्सिटी से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप फीमेल हैं, तो वैसे केस में डीबीटी आपको 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देती है टू परस्यू योर पीएचडी। तो ऐसी कोई बैरियर मुझे नहीं लगता कि आपके करियर में आएगा अगर आप बायोटेक चूज़ करते हो तो। आपने 2 बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक है कि आप हायर स्टडीज़ करें और स्कॉलरशिप की बात। तो मैं वही दोनों बातों में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि हायर स्टडीज़ के लिए कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आप पीजी कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप्स के बारे में आपने जैसे बोला, तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये ग्रेजुएशन लेवल पर भी मिलता है? हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पे भी बिल्कुल मिलता है। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बायरेक सितारे का उनका एक स्कॉलरशिप होता है, जिसमें आपका अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप अलॉन्ग विद योर नॉलेज आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद आप एमटेक में जाते हैं। एक चीज़ तो बीटेक के साथ बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। तो बीटेक के बाद आप गेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको एमटेक के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। और दूसरा है कि आप सीएसआई या जेआरएफ नेट के थ्रू अगर जाते हैं पीएचडी तो उसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है। 3 साल का स्कॉलरशिप होता है पीएचडी के लिए। 2 साल एज अ जेआरएफ आप 31,000 पर मंथ आपको मिलता है। और 3rd ईयर में वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है 35,000 पर मंथ में एसआरएफ के फॉर्म में। इसके अलावा इसमें आपको कंटिजेंसी अलग से मिलती है। मतलब आप पीएचडी तो कर रहे हैं, आपको फेलोशिप तो मिल रहा है, इसके अलावा भी आपको कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रैवलिंग ग्रांट है, तो उस कंटिजेंसी के अंतर्गत आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम एमटेक के बाद पीएचडी, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप सीएसआई या नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा, ये तो बस पीएचडी के बाद हुई, उसके अलावा अगर आईसीएमआर, डीबीटी जैसे एग्जामिनेशन आप जो नेशनल लेवल पे होता है वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको सिमिलर फेलोशिप मिलते हैं 3 साल के लिए। और कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है और उसे कंटिन्यू किया जा सकता है तो 3 साल के जगह पे वो 5 साल में भी वो बदल जाता है। अब आ जाते हैं हम बीएससी की ओर। बीएससी से आप एमएससी में जाते हैं तो एमएससी में भी वैसे ही सितारे फेलोशिप आप ले सकते हैं। उसके अलावा फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं सीएसआई या नेट के लिए, डीबीटी के लिए, आईसीएमआर के लिए। तो उन सब चीज़ों से भी आपको फेलोशिप मिलता है।
फॉर योर हायर एजुकेशन। तो फेलोशिप भी है, स्कॉलरशिप भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में। तो अगर फ़ॉरेन की बात की जाए, क्या फ़ॉरेन स्टडीज़ कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई स्कोप है इस फील्ड में? बिल्कुल, यहाँ पर भी मैं फेलोशिप से ही स्टार्ट करूँगी, स्टेपन से स्टार्ट करूँगी। अगर आप बाहर से पीएचडी करना चाहें तो उसके लिए भी अलग आपको स्टेपन मिलता है, फेलोशिप मिलता है। यहाँ तक कि जो हमारा अध्ययन है वो सिर्फ पीएचडी लेवल तक ही नहीं रहता, पोस्ट डॉक्टरेट तक बिक जाता है, तो उसमें भी और आपको हायर स्टेपन मिलता है, फेलोशिप मिलता है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आप और भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फॉरेन कंपनीज़ जो हैं जैसे कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स है, मार्क है, एपेंडॉफ है, ये भी बच्चों को इंडिया से हायर करती है कि यहाँ से आपने पढ़ाई की है। थोड़ा प्रायोरिटी इंडियंस को मिल जाता है नॉलेज बेस्ड। और इसके अलावा भी वहाँ के गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स आते हैं, स्कॉलरशिप्स आते हैं। और अगर बच्चे चाहें टाइम टू टाइम जानना कि कौन से फेलोशिप अभी हमें मिलने वाले हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन जो है साइट है, उसमें जाकर के स्कॉलरशिप वाले कॉलम में रेगुलरली आप चेक करते रहें। वैसे मुझे जहाँ अभी याद है, अभी करेंटली ब्रिटिश स्कॉलरशिप अभी भी खुला हुआ है जिसका डेडलाइन अभी 31 मार्च है, बट वो स्पेसिफिकली वुमेंस के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब हमें हर स्टेप्स में प्रोत्साहन मिलता जा रहा है और मॉनेटरी हेल्प गवर्नमेंट के साइड से मिल ही रहा है। सैलरी का तो फिर अलग ही बात है। अच्छा, तो बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट भी है इस फील्ड में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जॉब्स है वो प्राइवेट जॉब्स मिलते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं? कोई ऐसा जॉब के लिए भी कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम है जो दिया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट में आप साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पे जा सकते हैं, फूड क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ बहुत हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो ICR DBT लैब है वहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ हमारे झारखंड में भी ICR लैब्स है और तसर सिल्क बोर्ड जो है, जो सिल्क बोर्ड के अंतर्गत आता है, वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप बोल रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों में ही इक्वल स्कोप है इसका। मतलब बाइफर्केट नहीं कर सकते कि हाँ प्राइवेट कंपनीज़ में ज़्यादा है या गवर्नमेंट सेक्टर्स में कम है, ये हम बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं। IFS का भी एग्ज़ाम होता है फॉरेस्ट सर्विस वाला, उसमें भी बायोटेक वाले एलिजिबल होते हैं। एक्चुअली बायोटेक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर रखा है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम हो जाता है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। हम लिमिट नहीं कर सकते कि हम इस सेक्टर में जाए या इस वाले सेक्टर में जाए, वो लिमिटेशंस नहीं है। मतलब इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं हम, फूड इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में बात करें हैं तो फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आप सिंपल लैब टेस्टिंग से लेकर के आप रिसर्च फील्ड तक जा सकते हैं कि करेंटली क्या डिजीज़ चल रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जा सकते हैं। तो काफ़ी इसमें डाइवर्सिटीज़ काफ़ी है, कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और आपके नॉलेज पे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। तो कोई ऐसा कोई स्किल सेट भी है जो ऐसा रिक्वायर्ड होता है अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना चाहता है? तो आपने जैसा बोला नॉलेज और इंटरेस्ट होना चाहिए, तो कोई स्किल्स भी है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चाहिए? स्किल्स तो बस नॉलेज ही है कि आप प्रैक्टिस करें। और एक होता है, जैसे मैंने इंटरेस्ट की बात की, तो होता है क्या है कि अगर आपको किसी विषय में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में और जानना चाहेंगे, तो जो बुक है, बुक के साथ भी अगर आप देखेंगे तो जो करंट रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में और आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो वो आपके ऐड ऑन करता है आपके नॉलेज को। और जब आप कभी इंटरव्यू फेस करते हैं, क्योंकि मोस्टली जहाँ भी आप जॉब में जाएं या फिर एडमिशन्स के लिए जाएं, अब ये क्राइटेरिया है कि आपका इंटरव्यू होगा, तो वो एक इम्पैक्ट आपका डालता है कि हाँ मतलब प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। और आप मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप नॉलेज, अगर हम बोलते हैं नॉलेज, तो एक लिमिटेशंस नहीं है नॉलेज का। इसमें हर दिन नए नए जानकारी आते हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना, ये भी एक है। स्किल का क्या है, मतलब आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए जानने का। जैसे हम जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हुआ कि हाँ ये चीज़, ये फैक्ट है, ऐसा होता है। और अगर बायोटेक की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे ये होता है तो क्यों होता है और ये कैसे हो सकता है। तो इसमें क्यों, मतलब जितने क्वेश्चंस हैं आप अपने माइंड में लाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, या तो बुक्स फॉलो करेंगे
या फिर रिसर्च पेपर्स या करंट क्या सिनेरियो चल रहा है वो हम देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि बस पढ़ने की चाह होनी चाहिए, नॉलेज गेन करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इस फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो आखिर में मैं बस एक लाइन में आपसे पूछना चाहूँगी, आप कोई ऐसा मैसेज अपने हमारे दर्शकों को देना चाहती है जो बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एक तो आपका जो कार्यक्रम है ये ऐसे समय पे आप लोगों ने शुरू किया है जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और +2 के बाद हमेशा हमारे मन में आता है कि इसके बाद क्या करें। तो ये उनके लिए एक बहुत ही लाभकारी होगा। और बायोटेक फील्ड से क्या है, मतलब हम अगर आप देखेंगे बच्चों में भी क्या है, आप जो क्यूरियोसिटीज़ होती है कि ये क्यों हो रहा है, इवन अगर आप दही का जमना भी जानना चाहें तो वो भी एक बायोटेक है। और जो CID में जो फॉरेंसिक साइंस के स्कोप्स होते हैं वो भी एक बायोटेक का ही पार्ट होता है। तो बच्चों में है कि बस इंटरेस्ट जानने की चाह होनी चाहिए कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों, जो जीव विज्ञान में जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, ये उनमें इंटरेस्ट हो तो वो बायोटेक में अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो पर आए, अपनी इतनी सारी जानकारियाँ दी। तो आपको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले, और मैं आशा करती हूँ ये हमारे दर्शकों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को अभी यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर एक बार, तब तक के लिए धन्यवाद।